छोटी सी गलती की वजह से, भाई पुरखों ने तो गलती किया और तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे बच्चों का भविष्य जो है चौपट होने वाला है, इसलिए भी इसमें लाया जा सकता है। तीसरा एक कि राजा हमारा था तो राजा तब नीति बनाता था, उसको राजनीति कहते थे। अब हमारा राजा नहीं है तो नीति कहाँ से बनाएगा, तो हमारे घर में पैसा कहाँ से आएगा। नीति से पैसे का लेन देन होता है। नीति जो होती है वो पॉलिसी होती है, कानून होता है कि कैसे लोगों को पैसे मिलेंगे और कहाँ से पैसे आएंगे। तो जब मेरे राजा थे तो नीति बनाते थे, सब लोग धनी रहा करते थे। अब राजा नहीं है तो हमारी नीति नहीं है, नीति नहीं है तो हमारे लिए कोई पैसा नहीं है। इसलिए राजनीति के लिए जन्म से ही उनको बोलना पड़ेगा कि कबीर दास ने कहा था कि जिसके घर में राजनीति नहीं होगी उसका घर सत्यानाश होगा। जिस समाज में राजनीतिक नहीं होंगे उसका सत्ता समाप्त हो जाएगा, उसका वंश जो है हो जाएगा। उन्होंने कहा था 2.5 अक्षर प्रेम का जो है वो पढ़े वो पंडित हो, तो 2.5 अक्षर का मतलब होता है वो सत्ता जो है, वो सत्ता के बारे में जो नहीं जानेगा वो कुछ नहीं जान सकता। सत्ता पर जाते ही वो सबसे बड़ा दुनिया का प्रचंड विद्वान के तर्क के अनुसार हो जाता है। और उन्होंने कहा था कि 2 पाटन के बीच में सबूत बचाने को, ये पूरा कहानी बनाने में टाइम लगेगा, तो 2 पार्ट जो होता है वो होता है सत्ता और व्यवस्था। सत्ता और व्यवस्था के बीच में हमारा समाज पिस रहा है। सत्ता में मेरा कोई आदमी नहीं है और व्यवस्था में भी मेरा आदमी नहीं है। व्यवस्था में भी हम जो है यहाँ के वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हमको न तो हम सवर्ण हैं और न तो अवर्ण हैं, सबसे नीचे हैं। भाई हम तो किसी में नहीं है, तो व्यवस्था में भी नीचे हैं और सत्ता में नहीं है और उसी के बीच में हम पीछे जा रहे हैं। तो जिस दिन जान जाएगा कि व्यवस्था तभी बदलेगी जब सत्ता बदलेगी, तो सीधे वो सत्ता बदलने के लिए सोचेगा और व्यवस्था भी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। तो इसलिए इस सारी व्यवस्था का जिम्मेदार, क्योंकि समाज ही सत्ता को बदलता है और समाज हमारा जो है अंधविश्वास के जकड़े में है। इस देश में 2 तरह की शिक्षा चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे लोगों का हो रहा है। तो बुजुर्गों को भी एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि मेरा लड़का स्कूल में पढ़ के आता है, उस स्कूल में पढ़ाया जाता है कि भाई कि सूर्य एक दहकता गोला है, वहाँ कोई न गया है और न कोई जा सकता है। वो स्कूल से पढ़ के जब गांव में आता है तो ये जो अंधविश्वासी हैं, ये धार्मिक पाखंडों के जो यहाँ के लोग उनको गुरु बाबा मानते हैं, उनके पीछे चलने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ जो है गांव में आने के बाद ये क्या कहते हैं, हाय बच्चा चलो बैठो बैठो बैठो, आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है, आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है, आज राहु केतु ले लेंगे, आज हनुमान जी सूर्य भगवान को ले लेंगे। अब बताइए, लड़का स्कूल में विज्ञान पढ़ के आया, वो कहता है कि यहाँ उसका दादा पढ़ा रहा है कि अब हनुमान जी सूर्य को ले लेंगे और मास्टर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, सूर्य एक दहकता गोला है, न कोई गया है न कोई जा सकता है। तो इस तरीके से हमको जो गांव की पढ़ाई है, जो अंधविश्वास की पढ़ाई है, परंपरागत जो व्यवस्था है उसको बंद करना पड़ेगा और जो हमारा वैज्ञानिक शिक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है, उसको हमको लागू करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ के लोगों से एक आग्रह और भी है कि परंपरावाद को नहीं छोड़ेंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि परंपरा ढोते ढोते इन आक्रमणकारियों को अपना दुश्मन न मान के अपना मित्र मान लिए, तो जो सगा इनका भाई है, जो इनके वंश के लोग हैं, वो कसाई बने हुए हैं और जो इनके आक्रमणकारी हैं इनके भाई बने हुए हैं। इसलिए इनको भी समझना पड़ेगा। अब तो मैं चाहूँगा कि अमेरिका की जो ब्लड टेस्टिंग रिपोर्ट प्रणाली है कि वहाँ जो नागरिकता दी जाती है, वहाँ एक खून जांच किया जाता है कि उस देश के जो निवासी हैं, अगर मशीन ने डीएनए टेस्ट से आनुवंशिक गुण से बता दिया कि इस देश का है, तो उसको क्लास 1 का नागरिकता मिलता है, वो वहाँ रह भी सकता है, वोट भी देगा, वहाँ हर तरीके से जीवन जी सकता है। कोई विदेशी अगर आदमी है उसको डीएनए टेस्ट, उसका ब्लड टेस्ट दिया जाएगा तो उसको दोहरी नागरिकता है और वहाँ अगर वो रहता है तो कमा के पहले टैक्स देगा, पर दोबारा खाना खाएगा और वो शासन प्रशासन में कहीं हिस्सेदारी हो, उसको कहीं जिम्मेदारी का पद नहीं मिलेगा। तो ये भारत में सभी मूल निवासी और सभी हमके जो हमारे मूल वंशज, निषाद वंश के लोग, कश्यप वंश के लोग, जो हम बटे हुए लोग हैं, एक बात और भी अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि तुम्हारा जब नेता हो जाएगा, पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे,
तो तुम एक मशीन जो बनी हुई है पूरे विश्व में, हर बड़े बड़े देश लागू किए हुए हैं, उस मशीन का तुम भी यहाँ उपयोग कर लो कि इस देश के तुम्हारे जो भाई होंगे उससे खून से जांच कर लेना, उनको एक साथ रहना, जो विदेशी होंगे वो भी यहाँ रहेंगे, उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं करना, लेकिन उनका एक फर्ज होता है अगर यहाँ रहते हैं तो यहाँ के लोगों को सम्मान दें और यहाँ उसी कानून के तहत रहें जैसे दुनिया का आज यूएनओ कानून बनाया है। यूएनओ ने कानून बनाया है कि किसी देश पर कोई विदेशी व्यक्ति हुकूमत नहीं कर सकता है। तो आज डीएनए टेस्ट से ये मालूम हो जाना चाहिए कि अंग्रेज़ों को अगर हमारे लोगों ने भगा दिया तो आज भी उसी अंग्रेज़ों के कुछ हिस्सेदार यहाँ बचे हुए हैं। तो डीएनए टेस्ट की अगर हम मांग करते हैं और जांच हो जाए तो यूएनओ में एक मुकदमा हो सकता है कि साहब इसमें जो बड़े बड़े सत्ताधारी हमारे यहाँ जो चुनाव लड़ते हैं वो इस देश के नहीं हैं, इस देश के नहीं हैं, इसलिए यूएनओ हमारी मदद करे कि इस देश में वही लोग चुनाव लड़ें जो इस देश के नागरिक हों और डीएनए के आधार पर उनका खून जांच हो, तब पर्चा भरा जाए, तब वो जाके चुनाव में प्रणाली में लड़ें। तो ऐसे में वो विदेशी जितने भी हैं वो चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे और मेरे लोग चुनाव लड़ेंगे और पता चला अपना हमारा खुद का शासन सत्ता प्रणाली होगा। फिर इस देश की जो पुरानी व्यवस्था थी, ईस्वी फर्स्ट में जब निषादों का राज था, बौद्ध में राज था, तो आज के दिन में अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री जो बीएचयू का हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसने एक किताब लिखी है जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें रिपोर्ट दिया एविडेंस के आधार पर कि भारत की ईस्वी फर्स्ट में भारत की आबादी 2 करोड़ थी। उस समय 75% पढ़े लिखे लोग थे, मतलब 1.5 करोड़ लोग पढ़े लिखे थे। उस समय विश्व का ज्ञान देने के लिए भारत में 5 विश्वविद्यालय था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ऐसे विश्वविद्यालय थे। एक एक विश्वविद्यालय में 6-6 लाख विद्यार्थी हुआ करते थे और उस समय भारत का जो जीडीपी ग्रोथ था 31.5 था कि दुनिया में 3 रुपए में 1 रुपया भारत का चलता था। मतलब हम दुनिया में जो है 3 रुपए में 1 रुपया भारत का चलने का मतलब दुनिया को हम कर्जा देने में सबसे ऊपर थे। दुनिया के लोग हमसे पैसा लेकर अपना जीवन यापन करते थे और आज जो है बौद्ध भय खत्म हो गया और धार्मिक विचारधारा हमारे गांव में, हमारे घरों में, हमारे समाज में व्याप्त है। जो व्यवस्था है वो धार्मिक विचारधारा की व्यवस्था है और धार्मिक विचारधारा में ऊंची जात के लोग ऊपर रहेंगे, बाकी लोग नीचे रहेंगे। ये व्यवस्था जब ईस्वी 75 में आई, इस देश में धार्मिक विचारधारा के लोग यहाँ लड़ाइयाँ हुई और उस तरह का नियम कानून बना तो शिक्षा पर प्रतिबंध लगा, अर्थ पर प्रतिबंध लगा और वह ईस्वी फर्स्ट में इतना घट के आ गया कि जो एजुकेशन 75% था वो 2.2% हो गया। जो जीडीपी ग्रोथ 31.3 था वो घट के 2.35 हो गया। तो मैं कहता हूँ कि ये व्यवस्था जो हमारी धार्मिक है अगर वो रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा कभी भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन हो ही नहीं सकता। इसलिए हम अपने निषाद वंशज जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनसे कि अपने घरों में कम से कम वो बुद्ध की विचारधारा अपना लें कि जो समता, ममता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित थी और ये एक परिवार के सदस्य थे। और यही बात संविधान के प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया में लिखा हुआ कि समता, ममता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। तो संवैधानिक व्यवस्था में सबको समान का अधिकार है, जिसके जितना वोट होता है वो उसका मालिक होता है। तो अगर हम संविधान के मेन पेज को पढ़कर अपने घरों में पढ़े लिखे लोग लागू कर दे कि हमारा असली जो है जो थाट है, जो हमारी विचारधारा है वो बुद्ध की विचारधारा है, तो बुद्ध की विचारधारा अगर आते ही लोकतंत्र की विचारधारा आ जाती है तो पता चला हमारे लोग सत्ता में आएंगे, हमारा सब कुछ हो जाएगा। और नहीं तो ये जो व्यवस्था है ऊंच नीच का, इस व्यवस्था में आप खुद ही ऊंच नीच का जय करोगे। हमारे लोग बहकावे में आके गर्व से कहते हैं कि हम नीच हैं, किसी के बहकावे में कहते हैं गर्व से कहो कि ये फला फला लोग ऊंच हैं। तो जब अपने से गर्व से कहोगे हम नीच हैं तो व्यवस्था में परिवर्तन नहीं है। इस बात का इनके अंदर एहसास कराया जाए कि सभी लोग एक माँ के पेट से पैदा होते हैं और लोकतंत्र की स्थापना होते ही सबको समान अधिकार की व्यवस्था हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जो लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, इसमें सबसे अधिक संख्या निषादों की है। जिस दिन निषाद एहसास कर लेगा, अपनी गिनती करा लेगा, तो योजना आयोग से इसको निश्चित रूप से जिनकी गिनती 1931 से होती चली आई है उनके लोगों को आज शासन सत्ता में हिस्सेदारी है। 119 सांसद की सीट रिजर्व होती है। विधानसभा की पूरे देश में कम से कम 2200 सीटें रिजर्व रहती हैं। ये इस तरीके से
हर साल 119 सांसद और उनके 2000 के आसपास कम से कम उनके विधायक ऐसे हैं पड़े हुए हैं। तो अगर हमारी गिनती होती तो गिनती के हिसाब से हमारी संख्या अधिक है, तो आज के दिन में हमारे योजना आयोग से हमारी योजना में भी हमारा उतना रुपया आता, तो रुपया आता तो हमारे शिक्षा के लिए, हमारे चिकित्सा के लिए, मेरे मकान के लिए, मेरे सामाजिक उत्थान के लिए अलग से आता है। आज जिनके अनुसूचित जनजाति की गिनती होती है तो उनके लिए अभी पिछले बार में ही 12,970 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान था, और हमारी संख्या ओबीसी में मेरी मान लीजिए 52% में हम 8.5% हैं, तो 8% का मतलब हो गया 17% हो गया। अगर हम 17.5% के आसपास हैं तो आज के दिन में हमारा बजट जो आना चाहिए वो हमको मिलना चाहिए, कम से कम जो है 22,000 करोड़ मिलना चाहिए हमको। 22,000 करोड़ अगर हमको बजट मिलता तो हमको होता, पता चला सारा कुछ आज पिछले योजना आयोग में 52% लोगों को 490 करोड़ मिला है। 490 करोड़ में हमारे निषादों को जो 17% है उस हिसाब से देखा जाए तो एक 100 करोड़ भी उनको नहीं मिला है। मतलब देश की आबादी के हिसाब से एक ओबीसी को 4 पैसे एक महीने में मिल रहा है, तो 4 पैसा एक महीने में मिल रहा है तो कितना उत्थान हो जाएगा भाई, आप खुद ही सोच सकते हो। तो जिस दिन ये जानेगी कि देश का कोई भिखारी भी 1 रुपए से कम नहीं लेता है, लेकिन इस देश के मूल निवासी आदिवासी जो हमारे जो निषाद भाई हैं वो महीने में इस सरकार से 4 पैसा लेते हैं और 4 पैसे में अपना विकास चाहते हैं, तो उनको इस बातों को भी वायलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि पहला एक लाइन की अपनी गिनती कराओ और गिनती कराने के बाद अपनी संख्या के हिसाब से अपनी भागीदारी कराओ। तो मैं चाहूँगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है, जो बना रहे हैं, उनका हम आभार प्रकट करते हैं अपने संगठन ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ वेलफेयर मिशन और शक्ति मुक्ति महासंग्राम के वजह से के तरफ से कि ये वेलफेयर का काम तभी होगा जब उनको नियमित रूप से सिस्टम से संवैधानिक रूप से उनके अधिकार मिल जाए। एक आदमी 2 आदमी उनकी मदद भी कर देगा तो जब तक करेगा तब तक उठारेगा, लेकिन संविधान से जिसकी मदद होती है, व्यवस्था से जिसकी मदद होती है, वो कंटिन्यूअस होती है और दर कुछ दर होती है। इसलिए हम लोगों को इस बात में जो काम ये कर रहे हैं इसके लिए हम बहुत बहुत इनको बधाई और धन्यवाद देते हैं।